हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट हो चुका है। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ओके, चलिए तो आज हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 4। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए। तो मेरा मानना यह है कि जो चैप्टर 4 है वो कम समय में हो जाएगा, लगभग आपका एक हफ्ता लगेगा, यानी 7 से 8 लेक्चर, यानी बहुत मैक्सिमम होगा 10 लेक्चर। तो कुछ मैं बोर्ड पे पढ़ा दूंगा, कुछ कॉपी पेन में। इस तरह से 7 जो चैप्टर 4 है उसे फास्ट करूंगा। इसके बाद हेलोइल्केन हेलोएरिन शुरू कर देंगे, आप निश्चिंत रहें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम ही है रासायनिक बलगतकी। और हाँ मेरे बच्चों, जो नोट्स नहीं लिए, अभी मैंने लाइव आया था जिसमें बहुत सारे बच्चे बोले थे नोट्स लेना है, तो ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज चार्ज है 1 सब्जेक्ट के। चलिए, रासायनिक बलगतकी, रासायनिक शब्द का अर्थ यहां पर समझेंगे। देखो जरा, रासायनिक आपका, और इसके बाद रासायनिक मतलब ये किससे बना है? रसायन से बना है। और रसायन में क्या बोल रहा है? बल गति। जब बल लगाएंगे तो गति उत्पन्न होगा। सिंपल है, यानी रासायनिक पदार्थ है हमारे पास। क्या है? रासायनिक, ये शब्द निकल कर आ रहा है। तो इस रासायनिक पदार्थ में हम कुछ ना कुछ एनर्जी लगाएंगे, यानी बल लगाएंगे, यानी क्रिया कराएंगे, तो उसमें गति होगा। अब गति होगा भाई साहब, यानी अभिक्रिया होगी। क्या होगी? अभिक्रिया। तो हम इसका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और भाई इसमें अभिक्रिया में गति मतलब क्रिया विधि, यानी किस प्रकार से गति हो रही है। तो कहने का मतलब एक प्रकार की शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक पदार्थ या रसायन के माध्यम से होने वाली अभिक्रिया या रसायन के वेग और उस अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक बलगतकी। शब्द से अर्थ निकालो। रासायनिक, रासायनिक मतलब रसायन पदार्थ। भाई रासायनिक पदार्थ कुछ भी हो सकता है, जैसे कॉपर सल्फेट ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, कैल्शियम सल्फेट ले लो, जो भी लेना है ले सकते हो आप। रासायनिक बलगतकी, रासायनिक पदार्थों में हमने, जब बल का मतलब है हम थोड़ा सा भी मेहनत कर दिए, बल लग गया ना भाई। हम कह रहे हैं ये हमारे एक ग्लास में वाटर है, हमने जल ग्रहण किया, हमारे अंदर रासायनिक अभिक्रिया होगी कि नहीं? अरे होता है भाई साहब। तभी तो हमारा जो पहले हम भोजन करते हैं स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च टूटता है, फिर ग्लूकोज सुक्रोज बनता है, ग्लूकोज टूटता है तो सुक्रोज बनता है, सुक्रोज टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी देता है। ये क्रिया चलता रहता है ना। तो रासायनिक क्रिया हो रही है, तो भाई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फोर्स लगाना पड़ा ना। गति, गति देखो जरा, गति होगी, क्रिया होगी, विधि होगी, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो भौतिक रसायन, देखो रसायन को भी भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री है ना, इस प्रकार से इनको बांटा गया है। बायोटिक केमिस्ट्री, तो आप लोग इनके भी भाग देखोगे। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का, इसलिए तो बोलते हैं फिजिकल रसायन पढ़ रहे हो आप लोग। तो आपका क्या है? भौतिक रसायन की एक शाखा है। कौन? रासायनिक बलगतकी, रासायनिक बलगतकी, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। किसका भाई? रासायनिक अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में जो भी क्रिया विधि होगी उसका हम अध्ययन करेंगे, उसे कहते हैं रासायनिक बलगतकी। जैसे हम एक अभिक्रिया करा दें, आपने पढ़ा है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड कली का चूना है, इसमें पानी डाल दें तो क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। सही है कि नहीं? और प्लस ऊष्मा। जरा देखो जरा, हमने जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में पानी को डाला तो ये बन गया हमारा चूना पानी, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये हमारा चूना पानी है और ये हमारा कली का चूना है। किसका है बच्चा लोग? कली का चूना है। इसमें हमने पानी डाला, जैसे ही पानी डाला तो केमिकल रिएक्शन हो गया। तो ये किस प्रकार से रिएक्शन हुआ, किस प्रकार से इसमें क्रिया होती है, इनका अध्ययन जो करते हैं उसे हम बोलते हैं रासायनिक बलगतकी। यानी अलग अलग प्रकार की शाखाओं में इसे बांटा गया है। किसी भी चीज को अध्ययन करने या सुगमता पूर्वक उसका अध्ययन करने के लिए उसको एक अलग से ब्रांच बना दिया जाता है। जैसे फिजिकल रसायन जो है भाई साहब, जो फिजिकल से संबंधित जानकारी प्राप्त करना, तो उसको एक अलग से एक शाखा बना दिया गया कि इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जहां पर हम कार्बनिक रसायन ही पूरा पढ़ेंगे, तो वहां पर कार्बन से यौगिक का अध्ययन करेंगे तो कार्बनिक रसायन हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बता दिया गया कि जिस भी अभिक्रिया के यदि हम अध्ययन कर रहे हैं किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है, उसमें क्रिया विधि किस प्रकार से हो रही है, उसका अध्ययन करेंगे। वह एक शाखा हमारा रासायनिक बलगतकी कहलाता है। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, तो रासायनिक बलगतकी में हम पढ़ते हैं अभिक्रिया और अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो आप लोग, आपके जो सिलेबस में है अभिक्रियाओं के प्रकार, तो थोड़ा हेडिंग लगाएंगे, अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार देखो जरा, तो पहला अभिक्रिया है तीव्र अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? तीव्र अभिक्रिया।
तीव्र अभिक्रिया मतलब बहुत तेजी से, जैसे ही दो पदार्थों को मिलाएंगे तो जो प्रोडक्ट है बहुत आसानी से बन जाता है। अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। थोड़ा सा समझो, जैसे मैं कह रहा हूं ए जो है ये आपका भाई साहब मान लीजिए टेम्परेचर दिया और कुछ भी मान लीजिए सी है हमारा एक उत्प्रेरक है और ये बनाता है प्रोडक्ट बनाता है, मतलब रिएक्टेंट हमने ले लिया और ये बना प्रोडक्ट में, किसमें बदल गया प्रोडक्ट में। तो कहने मतलब यहाँ पे ए और बी सी कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा कहलाया अभिकारक। क्या कहलाया? अभिकारक। जो भाग ले रहा उसे अभिकारक, जो बन रहा उसे उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ये चीज क्लियर है? मतलब हमारा ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब देखो, इसको हम दूसरा नाम कह सकते हैं क्रियाकारक। क्या? क्रियाकारक। और ये जो हमारा बन रहा है इसे बोलते हैं क्रियाफल। क्या बोलते हैं? क्रियाफल। और जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया के दर को या तो घटाता है या तो बढ़ाता है। तो तीन चीज होती है रासायनिक अभिक्रिया में, एक तो आपका अभिकारक या क्रियाकारक जिसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं। जैसे दो पदार्थ को मिला रहे थे, अभी आपने एग्जांपल देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को हमने मिलाया था, बच्चा लोग क्या बना था? CaOH का होल ट्वाइस और ऊष्मा का निर्माण हुआ था। इसमें आपने क्या समझा था कि ये दोनों के दोनों क्या है? अभिकारक हैं। क्या है? अभिकारक हैं। और ये प्यारे बच्चों उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी पदार्थ हमें मिल रहा होता है, जो भी पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। और रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है उसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। छोटा मोटा जो भी चीज है ना उसे जानना जरूरी है, क्योंकि भाई साहब पूरा बेस तैयार करना पड़ता है। चलिए, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तीव्र रिएक्शन, या इसे हम फास्ट रिएक्शन इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर आप परिभाषा लिखो, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती हैं, जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती हैं तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है, मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया जिनको बहुत कम समय लगता है, जिनको बहुत कम समय लगता है, यानी अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगभग, अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगभग 10 घाते -14 से 10 घाते -12 सेकेंड, यानी पिको सेकेंड से भी कम, लगभग 10 घाते -14 से 10 घाते -12 सेकेंड का समय लगता है, बहुत कम लगता है, बहुत कम समय लगता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। 3 अभिक्रिया हैं, एक तीव्र और एक मंद और तीसरा होता है मध्यम अभिक्रिया। तो पहला आपको परिभाषा क्लियर हो गया होगा कि तीव्र अभिक्रिया किसे बोलेंगे। देखो, साइड में होने का सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि आप लोग इसका परिभाषा लिख लो, आपको दिक्कत ना हो सके। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत तीव्र गति से होती है उसे हम तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल आप लिखोगे, एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ क्रिया करा दो। H2SO4, देखो जरा ये अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। अभिक्रिया भी बहुत बड़ा फैक्ट रखता है प्यारे बच्चों। जो आपका बेरियम है, जैसे हमने बात की बेरियम की, तो बेरियम के 2 भाग हैं, एक क्लोरीन अलग से, एक बेरियम अलग से। तो ये बेरियम जो है धनात्मक है, क्लोरीन निगेटिव है नहीं, ऋणात्मक है। तो हमेशा ये जो रासायनिक अभिक्रिया 2 भागों में ब्रेक होगा, ये भी 2 भागों में ब्रेक होगा। तो इसका जो धन है, ये जो धन है इसके ऋण भाग से क्रिया करेगा, और इसका जो ऋण है क्लोरीन इसके धन भाग से क्रिया करेगा। और जब अभिक्रिया बनाते हैं तो हमेशा धनात्मक चीज को पहले लिखते हैं। जैसे हमारा बेरियम है और ये आपका जो सल्फेट है, ये क्रिया करके बेरियम सल्फेट का निर्माण कर लेगा, BaSO4, सही है। जो बेरियम था धनात्मक उसे पहले लिखेंगे, ये आप नोट कर लेना। बेरियम सल्फेट बनाया तो बेरियम को हमने पहले काहे लिखा, क्योंकि प्यारे बच्चों धनात्मक पहले ऋणात्मक बाद में। जैसे हमारा यहाँ पर Cl, H और Cl है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन, तो H और Cl क्रिया करेगा तो HCl बनेगा।
यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो हाइड्रोजन जो है धनात्मक है इसलिए इसको पहले लिखा गया, क्लोरीन जो होता है ऋणात्मक इसलिए उसको बाद में लिखा गया। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसे लिख लो। ये आपका क्या है, फास्ट रिएक्शन है। आप AgNO3 की क्रिया करा दो, AgNO3 की क्रिया करा दो NaCl से, इसका भी 2 भाग में पार्टीशन होगा। कैसे भाई साहब, NaCl यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl निगेटिव में, AgNO3 Ag पॉजिटिव NO3 निगेटिव में, तो इसका जो आपका धनात्मक भाग है उसके ऋण से जुड़ेगा और इसका ऋणात्मक भाग जो इसके धन से जुड़ेगा। तो इस प्रकार से क्रिया होकर क्या बना लेगा भाई साहब, जो Ag धन है वो ऋण वाले से जुड़कर सिल्वर क्लोराइड बना लिया, AgCl बना लिया। क्या, AgCl। और बच्चा लोग जो हमारा NO3 है तो सोडियम नाइट्रेट बना लिया, NaNO3, NaNO3। तो इस प्रकार से जो हमारा अभिक्रिया है वो कौन सा अभिक्रिया हो चुका है, तीव्र अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया प्यारे बच्चों, तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है अगला नंबर, दूसरा नंबर लिखना है मंद अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। बिल्कुल दिख रही होगी आपको। मंद अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत मंद गति से संपन्न होती है, जिसे संपन्न होने में महीना, वर्ष यानी कई वर्ष भी लग सकते हैं, कई महीने का भी समय लग सकता है। तो लिखो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, जिनको पूर्ण होने में, जिनको पूर्ण होने में, है ना, जिनको पूर्ण होने में कई महीनों, कई महीनों, वर्षों या कई दिनों, कई दिनों का क्या लगता है, कई दिनों का समय लगता है, कई दिनों का समय लगता है। अर्थात जो अत्यंत मंद गति से संपन्न होती हैं, अत्यंत मंद गति से संपन्न होती हैं, अत्यंत मंद गति से संपन्न होती हैं, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये लो परिभाषा लिख लो आप लोग कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया भाई साहब यदि बहुत मंद गति से संपन्न होगा तो उसे मंद अभिक्रिया कहेंगे। इसका एग्जाम्पल आपको लिखना है ऊपर। ठीक है, मैं रासायनिक बल गतिकी का यहाँ पर नहीं मिटा रहा हूं, लेकिन इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। इसको आप रख दो तो 1 हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, 1 महीने भी लग सकता है, 2 वर्ष भी लग सकता है। लोहे में जंग लगना वो डिपेंड करता है लोहे के ऊपर और लोहे की अशुद्धियों के ऊपर और लोहे के चारों ओर का वातावरण। जैसे आप यदि लोहे को नमी में ना रखो तो उसमें जंग लगेगा ही नहीं, है ना। लोहे में जंग कब लगेगा, जब वो नमी में होगा। संक्षारण आपने पढ़ा चैप्टर 3 में कि संक्षारण की क्रिया क्या है। जैसे हम किसी धातु को नमी में रख देते हैं तो नमी के उपस्थिति में नमी से लेता है वाटर, O2 ऑक्सीजन रहता है और उनसे क्रिया करके जंग का निर्माण कर लेता है। अवांछित पदार्थों का निर्माण करना जंग कहलाता है। तो इसे ले लो भाई साहब, या कमरे के ताप पर, ये दूसरा एग्जाम्पल लिख लो। कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर जो कार्बन है ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 का निर्माण करता है। ये बहुत अत्यंत धीमी गति से क्रिया होती है, तो CO2 का निर्माण। तो 2 एग्जाम्पल लिख लो, लोहे में जंग लगना या कमरे के, कम के लिख दिया भाई, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर ये जो अभिक्रिया होती है अत्यंत मंद गति से संपन्न होती है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन की जो क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ना क्रिया होता है अत्यंत मंद गति से होता है। समझ में आ रहा है इतना। चलिए देखिए, हम जो भी अब चैप्टर में जो भी टॉपिक होगा तो पूरा करा देंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप बिल्कुल चिंतित ना हो, आप परेशान भी नहीं होंगे। तो ये चीज तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब हमको बच्चों यहाँ पर तीसरा अभिक्रिया देखना है, मध्यम, जो ना तो बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है और ना ही बहुत मंद गति से, है ना। उसे हम कहते हैं मध्यम रासायनिक अभिक्रियाएं। तो तीसरा टाइप है हमारा मध्यम अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, मध्यम अभिक्रिया। चलिए
यहां पर हेडिंग डालते हैं मध्यम अपक्रिया। मध्यम अपक्रिया। मध्यम अपक्रिया किसे कहेंगे? वे रासायनिक अपक्रियाएं जो ना तो बहुत मंद गति से संपन्न होती हैं ना तो बहुत तीव्र गति से। वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो ना तो बहुत मंद गति से संपन्न होती हैं, मंद गति से संपन्न होती है, मंद गति से संपन्न होती है, और ना ही बहुत और ना ही बहुत तीव्र गति से, ना ही बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है। वे रासायनिक अपक्रियाएं जो ना तो बहुत मंद गति से संपन्न होती हैं और ना ही बहुत तीव्र गति से संपन्न होती हैं, मध्यम अपक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी अपक्रियाएं कहलाएंगी? मध्यम अभिक्रियाएं, मध्यम अपक्रियाएं कहलाती हैं। कई सारे अपक्रिया इसलिए कहलाती हैं, कई सारी अपक्रियाएं। जैसे आप सुक्रोज ले लो, सुक्रोज जो हमारे शरीर के अंदर घटना है, सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11। ये जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो जानते हैं क्या बनाता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है और फ्रक्टोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज है और C6H12O6 ये आपका फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज। तो जब हमारा ये मध्यम अपक्रिया है, कौन सी अपक्रिया है? मध्यम अपक्रिया। अम्लीय माध्यम में ये क्रिया होती है कि जब हमने शक्कर ले लिया, इसे बोल सके हम सुक्रोज, सुक्रोज भी पढ़ लेना आप, सुक्रोज जो पढ़ना हो पढ़ सकते हो, यानी शक्कर जिसे बोलते हैं भाई साहब। तो ये आपकी जो अपक्रिया है वो मध्यम अपक्रिया, ना तो बहुत फास्ट होती है और ना तो बहुत मंद गति से संपन्न होती है। इन अपक्रियाओं को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? मध्यम अपक्रिया। एक और एग्जांपल लिख लो, एस्टर का जल अपघटन। एस्टर का जल अपघटन, जल अपघटन। देखो जरा, एस्टर का जल अपघटन। एस्टर देखिए, जैसे हम ले लेते हैं एस्टर में क्या होगा कि मान लो एथिल एसीटेट COO और CH3, एथिल एसीटेट हो गया। जल अपघटन कराएंगे मतलब H2O के साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा? देखो यहां से ब्रेक होगा तो CH3 COO और एक H यहां से ले लेगा तो ये बन गया, प्लस का C2H5 और OH यहां से मिलेगा। क्योंकि जब H2O टूटता है ना तो H2O इस प्रकार से टूटता है। H2O जब टूटता है तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूटा, तो आपका ये दो भाग हो गया, ये निगेटिव ये पॉजिटिव भाग होता है। यहां पे जब टूटेगा तो इस फॉर्म में टूटेगा और यहां पे जब टूटेगा H पॉजिटिव और OH निगेटिव, तो OH निगेटिव इसके साथ क्रिया करेगा और H पॉजिटिव इसके साथ क्रिया करेगा और बना लेगा हमारा यहाँ पे जो है एस्टिक अम्ल हो गया। और ये दो कार्बन है इसलिए एथिल एल्कोहल बन गया। क्या? एथिल एल्कोहल। उम्मीद करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग बेहतर रूप से, क्योंकि हमारा ये मध्यम अपक्रिया काफी है ना, यहाँ पर कहने का मतलब एक प्रकार से इजी है, काफी इजी है और आप लोग इसे तैयार भी कर सकते हैं। ये जो हमारा सुक्रोज शरीर के अंदर स्टार्च जो है सुक्रोज में परिवर्तित होता है, फिर जो हमारा सुक्रोज होता है ये टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, फिर जो ग्लूकोज है वो टूटता है, एनर्जी देता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमको पढ़ना रासायनिक अपक्रिया की दर। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो भी टॉपिक है एक एक करके हम चलते चलेंगे, रासायनिक अपक्रिया की दर को समझेंगे। स्क्रीनशॉट पूरा ले लिया करो बच्चों लोग, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी मेरे भाई बहन छोटे भाई बहन
है ना, बेहतर रूप से। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना जरूर, है ना भूला करें। जो भी बच्चा पढ़ता है, यदि वीडियो पसंद करता है, लाइक करता है, तो प्लीज जय हिंद जरूर लिखें, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा, हमें भी देखिए आपका कमेंट ना हमें प्यार देता है, दुलार देता है, आपका लाइक हमें सपोर्ट करता है, हम आगे काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आपको लिखना है रासायनिक अभिक्रिया की दर, हेडिंग लगाना है रासायनिक अभिक्रिया की दर। क्या हमने कहा? रासायनिक अभिक्रिया की दर, यानी समय के साथ रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन। थोड़ा समझो, मैंने आपको समझाया कि प्यारे बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो उसे बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। और दूसरा जो हमें प्राप्त होता है वो उत्पाद। अभिकारक का दूसरा नाम है क्रियाकारक और उत्पाद का दूसरा नाम है क्रियाफल। क्या नाम है? क्रियाफल। जैसे बच्चा लोग, आप लोग पढ़े होंगे कि ये घर में देखो, रात में दूध आप जमा देते हो नींबू डालकर। क्या डाल दिया आपने? नींबू। तो ये बनता है दही। क्या बनता है? दही। अब देखो, प्रारंभ में जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही थी तो कंप्लीट जो अभिकारक वो दूध है, और जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न होना शुरू हुआ वैसे वैसे दूध किस में बदल रहा है? दही में बदल रहा है। सही बात है, थोड़ा समझना, देसी भाषा में समझो, अपने घर के एग्जाम्पल में समझो कि दूध को हम दही में परिवर्तित कर रहे हैं। तो प्रारंभ में जितना भी दूध था वो पूरा 100%, मतलब 1 गिलास हमने दूध लिया तो 1 गिलास पूरा का पूरा दूध है, उसमें दही की मात्रा 0 है। लेकिन जैसे ही हमने अभिक्रिया कराना शुरू किया, उसमें थोड़ा सा मक्खन डाल दिया, मक्खन मत कहो, एक प्रकार से नींबू का रस डाल दो, कोई भी अम्ल डाल दो, तो वो दूध दही में बदलना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे समय होता जाएगा, समय के साथ ये जो दूध है दही में बदलना स्टार्ट हो जाएगा और दही में ज्यादा मात्रा में बदलता जाएगा। यानी जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे दूध की मात्रा में कमी आएगी और दही की मात्रा में वृद्धि होगी। सही बात है कि नहीं? मैंने क्या कहा? स्टार्ट में दूध पूर्ण रूप से कंप्लीट था, लेकिन जैसे इसमें कोई एसिड डाल दिया, अम्ल डाल दिया, तो ये दूध दही में बदलना शुरू हो गया। दूध किस में बदल रहा? दही में। और जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय गुजरेगा, वैसे वैसे दूध दही में बदलता रहेगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि संपूर्ण दूध, जितना भी दूध होगा, वो पूरा का पूरा दही में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? दही में बदल जाएगा। सिंपल है। यानी मैंने कहा कि भाई साहब, जो अभिकारक था वो उत्पाद में बदल रहा है, तो जो अभिकारक होता है अभिक्रिया में, अभिकारक में कमी होगी और उत्पाद में वृद्धि होगी। ये चीज क्लियर है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ अभिकारक में कमी या उत्पाद में वृद्धि। क्या मैंने कहा? किसी रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ दूध में कमी, दही में वृद्धि होगी। दूध से दही बदल रहा है तो समय के साथ या तो अभिकारक में कमी हो रही है या तो उत्पाद में वृद्धि। दो ही चीज होगा, दूसरा चीज तो हो नहीं सकता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी या, ठीक है, आपका जो उत्पाद है इसके सांद्रता में होने वाली वृद्धि समय के साथ रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर या रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है अभिकारक के सांद्रण में होने वाली कमी या उत्पाद के सांद्रण में होने वाली वृद्धि के दर के तुल्य होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए मैं अपने भाषा में लिखूंगा जैसा मैं समझा रहा हूं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में होने वाली कमी तथा उत्पाद के सांद्रण में होने वाली वृद्धि के बराबर होता है, यानी वृद्धि के दर के तुल्य होता है। ठीक है, चलो लिखो जरा, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, लिखो परिभाषा यहां पर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण में होने वाली कमी या उत्पाद के सांद्रण में
या उत्पाद के सांद्रण में होने वाली वृद्धि के दर के, यानी समय के साथ, दर लगा दिए मतलब समय के साथ, के दर के तुल्य होता है, तुल्य होता है। यानी अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग वही चीज है, ध्यान रखिएगा। तो अभिक्रिया की दर हमारे पास निकल कर आई, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर मतलब अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, अभिकारक या तो उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में क्या हो रहा बच्चा लोग, परिवर्तन। किसके साथ, समय के साथ, समयांतराल, क्या, समयांतराल, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। ठीक है, जैसे मैं एक ग्राफ बनाता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। ये मेरा उत्पाद है, क्या है, उत्पाद है, और ये मेरा अभिकारक है, क्या है, अभिकारक। प्रारंभ में अभिकारक यहां पर है पूर्ण रूप से और उत्पाद 0 पर है। प्रारंभ में अभिकारक, मैं क्या कह रहा हूं, अभिकारक ज्यादा होगा, उत्पाद क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, यहां टाइम कर लेता हूं भाई साहब, टाइम, समय है ना। तो यहां पर मेरा अभिकारक, यहां पर मान लीजिए अभिकारक है, ये अभी पूर्ण रूप से है, और जो हमारा यहां पर उत्पाद है, उत्पाद वो शून्य पर है। कहां पे है, शून्य पर है, बिल्कुल उत्पाद नहीं है अभी। उत्पाद मतलब अभिकारक 100% है और उत्पाद अभी 0% है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, मैंने कहा दूध अभी पूरा 100%, एक गिलास 1 लीटर मैंने दूध लिया, पूरा 1 लीटर है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा, दूध की मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। समय बढ़ता गया, दूध की मात्रा एक समय ऐसा खत्म हो जाएगा। लेकिन उत्पाद में ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे, अभी उत्पाद 0 था, जैसे जैसे समय आता गया, उत्पाद में वृद्धि होती गई। तो भाई साहब अभिकारक के ग्राफ नीचे की ओर आ रही और उत्पाद की ग्राफ है ना, उत्पाद का ऐसे बना लो आप, थोड़ा सा ऐसा ना बनाकर, ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, ऐसा बना लो, एक ऐसा स्थिति आएगा और फिर यहां पर खत्म हो जाएगा। तो ये आपका उत्पाद बन जाता है, क्या, उत्पाद, और ये आपका बन जाता है अभिकारक। क्या बन जाता है, अभिकारक। अभिकारक में कमी आ रही है और उत्पाद में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। सिंपल है, समझ रहे हो। किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया ए से बी के लिए, ए से बी के लिए अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, देखो जरा, अभिक्रिया की दर या वेग वही है। समय के साथ मान लो, यहां पर मैं कह रहा हूं dt समय में, कम समय में जो अभिकारक है ये, इसमें कमी, या तो बच्चा लोग B में क्या होगी, वृद्धि। ये दोनों के बराबर, दोनों फार्मूला आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। या ऐसा नहीं लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा तो लगा सकते हो सूक्ष्म के लिए, ये डेल्टा लगा लो सबसे अच्छा, तो कंफ्यूजन से दूर है ना। ये लो डेल्टा टी कर लो, अल्प समय के लिए। समय के साथ अभिकारक में माइनस क्यों लगाए, प्लस क्यों लगाए, क्योंकि अभिकारक में कमी हो रही है। दूध से दही बन रहा है तो दूध में कमी हो रही है, और यहां पर अभी उत्पाद में वृद्धि हो रही है, इसलिए प्लस लगा दिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये रासायनिक अभिक्रिया की दर हो गई भाई साहब, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। अब मैं यहाँ पे 2-3 फार्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप समझ गए, या तो अभिकारक के सांद्रण में कमी होगी या तो उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी, दो में एक ही। परिभाषा लिख तो रही, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि की दर के जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया की दर है उसके तुल्य होता है। यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया की दर है समय के साथ अभिकारक उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर। समय हमने लगा दिया समय के साथ, मतलब उस समय के साथ तो दर बता दिया। ठीक है, अब इसका मात्र एक ही चीज आपको लिखना है, वो लिखना है इकाई। क्या लिखना है, इकाई। इकाई सबको पता होना चाहिए। इकाई कैसे निकालेंगे देखिए जरा, सांद्रण, सांद्रण का होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर डिवाइड बाय समय अंतराल, समय अंतराल का होता है सेकेंड
देखो जरा, मोल ऊपर है तो ऊपर ही रहने दो, लीटर आपका बटा में है, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, और सेकंड नीचे है तो सेकंड ऊपर जाकर के सेकंड इन्वर्स हो जाएगा, सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। यहां पे उत्पाद मैंने लिखा था, ठीक है। तो ये हो गया इकाई। तो उम्मीद करता हूं इससे भी आप लोग तैयार कर लेंगे। याद कर लेना, एक भी चीज आपको छोड़ना नहीं है। और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें, जय हिंद जरूर लिखें। और ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। और नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।